नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फन स्टडी में। मैं हूं यश और हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज को, इतिहास की श्रृंखला को, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9वीं कक्षा का पहला अध्याय। इसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति या द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और हम इसके आगे की रूपरेखा को समझने वाले हैं। हमने इसकी पहले वाली वीडियो में समझा था कि महिलाओं का क्या महत्व था, महिलाओं की क्या भूमिका थी फ्रांस की क्रांति में। और अब हम समझने वाले हैं क्रांति और रोजाना की जिंदगी, जो कि इसका आखिरी हिस्सा होगा इस वीडियो का, इस पहले अध्याय का। और ये वीडियो कक्षा 9वीं की छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एनसीईआरटी को पढ़कर अपना बेस, अपना आधारशिला को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए शुरू करते हैं। तो हमारा जो रूपरेखा है, हमारी जो हेडिंग है आज की, वो है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो इसमें हम पहले समझेंगे कि राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा था लोगों की आज रोजमर्रा की जिंदगी में। तो क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? तो जी हाँ, सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए थे। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया था। सरकार ने कोशिश की थी कि स्वतंत्रता और समानता के इन आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतार सकें और इस तरह का परिवर्तन ला सकें। अब हम समझेंगे क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था लोगों के आम रोजमर्रा के जीवन में। तो बास्तील के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो बास्तील का विध्वंस हमने पहले ही अध्याय की पहली वीडियो में पढ़ा था, जिसकी बास्तील को कैसे लोगों ने विध्वंस कर दिया जाता है लोगों के द्वारा। तो उस विध्वंस के बाद जो था, वो सबसे महत्वपूर्ण कानून, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव जो आया था, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। अब ये सेंसरशिप क्या भला है? तो सेंसरशिप जो है, ये एक ऐसा सिस्टम होता था जिसके अंतर्गत सरकार जो है कम्युनिकेशन को रोकने की कोशिश करती थी, पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने देती थी। इसके अलावा भाषणों को रोका जाता था, सरकार के खिलाफ जो स्पीचेस दी जाती थी, सरकार की निंदा की जाती थी जिन स्पीचेस के द्वारा, जिन अखबारों के द्वारा या किसी भी बुक्स के द्वारा, तो उनको पब्लिश होने से रोका जाता था। वो बिना किसी सरकार की सेंसरशिप, बिना राजा या राजा के ऑफिशियल्स की सेंसरशिप के बिना पब्लिश नहीं किए जा सकते थे। तो ये जो था, ये जो सेंसरशिप का सिस्टम था, वो 1789 गर्मियों में खत्म कर दिया गया और ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था क्रांति के बाद। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। मतलब जो सारी की सारी किताबें, अखबार और नाटक जो भी उस टाइम पब्लिश होती थी, वो तभी पब्लिश की जा सकती थी जब राजा के जो ऑफिशियल्स थे, राजा के जो कर्मचारी थे, राजा के जो वर्कर्स थे, उनके द्वारा सेंसर ना मिल दिया जाए उसको अप्रूव करने का, तो तभी ये पब्लिश हो पाती थी। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। अब ये नेचुरल राइट्स के रूप में आ गया सामने कि जो भाषण और अभिव्यक्ति है, इसकी स्वतंत्रता सभी को होगी। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। अब ये चीजें जो है, पुस्तकें और पर्चे जो थे, अखबार थे, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पब्लिश किए जाने लगे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रकाशित किए जाने लगे। और इसका परिवर्तन न केवल शहरों में देखने को मिला, ये गांव देहात तक में भी पहुंच गए। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। अब जो नॉर्मल सामान्य विचारों के बजाय विरोधी विचार भी व्यक्त किए जाने की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हो चुकी थी। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। तो अब ये जो कोई भी एक पक्ष होता था, वो किसी भी चीज का विरोध करता था, तो इससे वो दूसरा जो पक्ष होता था, उसको भी सहमत कराने की कोशिश करता था। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का एक लोकप्रिय तरीका यह था। नाटक और संगीत कुछ ऐसे तरीके थे, कुछ ऐसे लोकप्रिय तरीके थे, जिनके द्वारा जो राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे, वो स्वतंत्रता और न्याय के बारे में जो बात किया करते थे, जो उनके विचार होते थे, उनको समझने का कोशिश किया जाता था, उनके समझने का प्रयत्न किया जाता था जनता के द्वारा। क्योंकि जो पढ़ना था, वह तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था लोगों के लिए, क्योंकि शिक्षित तो जो है वो मुट्ठी भर ही लोग थे, मुट्ठी भर लोग शिक्षित थे, बाकी सारे के सारे वहाँ पर अशिक्षित थे। और उस समय जो जागरूकता फैलाना था, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था।
तो ये तरीके चुने गए जनता के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए। अब हम आ पहुंचे हैं इस चैप्टर की कंक्लूजन में, सारांश में, जो कि अब ये आखिरी पैराग्राफ है इस चैप्टर का, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। वह ऐसा मानता था कि यूरोप का जो आधुनिकीकरण है केवल वही कर सकता है और वही इसको आगे ले जा सकता है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। उसने जो नाप तौल यानी कि जो मेजरमेंट है उसका एक कॉमन सिस्टम हर जगह पर एस्टेब्लिश कर दिया। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि यही हमें फ्रीडम दिलाएगा, यही हमें स्वतंत्रता दिला सकता है। ऐसी उम्मीद लोगों को शुरुआत में उस नेपोलियन बोनापार्ट से थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के सामने हकीकत आ गई और लोगों को पता चल गया कि उसकी जो सेना है वो बहुत ज्यादा हमलावर है और उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो उसको स्वतंत्रता दिलाएगा। वह एक तानाशाह था। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। तो वाटरलू में उसको आखिरकार अपनी हार का सामना करना ही पड़ा। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। वे विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में भी फैले और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना को अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। तो ये हमारा सारांश था। इसमें हमने देखा कि कैसे नेपोलियन बोनापार्टी फ्रांस का सम्राट बन जाता है। लोगों को इससे उम्मीदें रहती हैं कि वो उन्हें स्वतंत्रता दिलाएगा, लेकिन उनके हमलावर होने की रियलिटी जनता के सामने आ जाती है और आखिरकार उसको 1815 में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि वह एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर शासक था और उसकी सेना भी काफी ज्यादा ताकतवर थी। उसने कई सारे युद्ध जीते हैं अपनी पूरे जीवन काल में। और इस तरह से जो फ्रांसीसी क्रांति है उसने अलग अलग कई जगहों पर प्रेरणादायक स्रोत का काम किया। वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और 19वीं सदी में ये यूरोप तक भी जा पहुंची, जहां पर इसने जो फ्यूडल सिस्टम था, जो औपनिवेशिक सिस्टम था, औपनिवेशिक समाज थे, उनको नष्ट किया और जो सामंती व्यवस्था थी उसका भी नाश किया। और वहां पर भी इसी तरह के सिस्टम्स जो कि रिपब्लिक वाली सिस्टम थे, जो इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी के जो आदर्श थे, जो आइडियल्स थे, वो दूसरे देशों में भी पहुंचे। और उसके दो उदाहरण हमें यहाँ पर दिए गए हैं, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय के रूप में। ये नेपोलियन बोनापार्टी की तस्वीर है, जो कि जब वो आल्प्स माउंटेन पर को क्रॉस कर रहा था उस टाइम की ये तस्वीर है और इसको डेविड के द्वारा बनाया गया है। तो आज की जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe. Share with your friends, family members, relatives. और अगर आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हुई वीडियो, थोड़ी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिली हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बनी रहिए फन स्टडी के साथ।